कि आने वाली पीढ़ी को, जब एक छोटा पौधा होता है, मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि ये छोटा पौधा है, इस पर कई प्रकार की डालियां आएंगी, बेकार की डाली को आपको काटना पड़ेगा, तब यह पौधा मजबूत बनेगा। जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के बालक होते हैं, बेटे हो चाहे बेटी हो, उनको हर प्रकार के विचार आएंगे, हर प्रकार की बातों से वो प्रभावित होंगे। वीडियो आपने देख लिया है, अब आप उसको कुछ भी नाम दें, मैं तो अलग से कोई नाम दे नहीं सकता, जो आप नाम दें वो आप वैसा क्या माने गुर्जर समाज किया जाएगा, क्योंकि गौरव यात्रा ये तो बहुत बड़ी बातें हैं यार। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? इतने बड़े लोगों की बातें मेरे से पूछ रहे हो? मेरे से तो मेरे स्तर की बातें पूछो। सर मंत्री पद है आपके पास, तो मंत्री है तो भगवान थोड़ी है मेरे भाई। इतने बड़े बड़े नेताओं के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो? श्री शेर सिंह जी चौहान, गोपाल जी मीणा, श्री भवन लाल जी मीणा, आप सभी स्वागत और सम्मान कर रहे हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्रीमान अशोक जी चांदना साहब का। जिस तरह से मंत्री महोदय का स्वागत सम्मान हो रहा है और इतने लंबे समय से, आप करीब 4 घंटे से अधिक समय से वक्ताओं के उद्बोधन के साथ में मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे। मैं इस क्षण के लिए कहना चाहूंगा, हे कहाँ सामर्थ्य इन शब्दों में जो आपका गुणगान करूं, हृदय के जनकृत तारों से इन मधुर क्षणों को बांध सकूं। एक संस्कारों का, स्पंदन का, वंदन का, अभिनंदन का, स्वागत का, मनुहार का, साक्षी का, शुभ आशीष का, आपके आगमन का, आपके आतिथ्य का, हमारे सौभाग्य का, अतिथियों का अभिनंदन, कलश, वंदन, फूलों से सम्मान हो रहा है। और साथ ही संजीव कुमार द्विवेदी वरिष्ठ अध्यापक गंगानगर, श्रीमती रमन सेडाना वरिष्ठ अध्यापक पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक छात्र के जन्म दिवस, सालगिरह आदि पर इस तरह के वृक्षारोपण, पौधारोपण से उनका सानिध्य सम्मान करती हैं और मंच पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय को ये पौधा सम्मान स्वरूप प्रदान करते हुए। इस राजस्थान की दरा में मीरा का संगीत भरा है, महाराणा प्रताप ने दी अस्मिता की पहचाने सो, ऐसी बूंदी की धरती जिसे परिंदों की राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के संबद्ध राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती कर्मचारी संघ के प्रांतीय शैक्षिक अधिवेशन में मंत्री जी का पधारना शिक्षा क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के लिए जो नवाचार किए गए हैं, जो अभी नई नई योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है, ये राजस्थान सरकार की एक दूरगामी सोच को दर्शाता है। और निश्चित ऐसी युवा शक्ति जो आज हमारे मंच राम प्रताप जी मीणा। हो गया काम बंद कर लड़का पूरा संचालन ओके सर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, समस्त पधारे हुए अतिथियों का आभारी हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में आपकी आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। अपने बूंदी
जोरदार तालियां हो जाएं कीलों पर ये नृत्य। प्लीज साउंड सिस्टम वालों से निवेदन। आपका इंतजार 7 घंटे संयमित ढंग से किया है, तो मैं चाहूंगा कि ये शिक्षक जिस आशाओं के साथ इस सम्मेलन में पधारे हैं, तो हमारी बात को आप हमें 2-5 मिनट का समय मुझे भी जरूर देंगे। मैं इनकी भावनाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं मंत्री महोदय, और मुझे पूरा विश्वास है आपकी जिस तरह से आप जो भाषा बोलते हैं, साफ सफाई वाली भाषा, हम भी वही भाषा आपके सामने बोलना चाहते हैं। शिक्षकों का बहुत दर्द है, इन शिक्षकों का दर्द हम मंत्री कर्मचारी सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर जो हमारी समस्याएं हैं वो हमें मंच बहुत कम मिलता है। और आज आप यहाँ विराजित हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, और मुझे पूरे विश्वास और आशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप हमारी बात को गहलोत साहब जरूर तक पहुँचाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गहलोत साहब का कार्यकाल बहुत छोटा रहेगा, और अगर हमारी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये शिक्षक वर्ग हर 5-5 साल का जो गेम खेलता है उसमें शामिल हो सकता है, कोई दो राय नहीं। आपने बहुत बढ़िया, हमारे महामंत्री जी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं कि वहाँ के जो सम्मेलन हुआ उसमें 2 बार पधारे गहलोत साहब, और हमने जो एनपीएस से पुरानी पेंशन की मांग रखी, उन्होंने हमारी मांग को माना। हम पूरा ये समाज यहाँ बैठा है उनका आभार व्यक्त करता है। परंतु मंत्री महोदय, जो वित्तीय वर्ष बीता उसमें जो पुरानी पेंशन की घोषणा की 2004 के बाद लगे लोगों की, परंतु जो जिनका कर्मचारी का पैसा, हमारा पैसा सरकार में जमा था, उस समय हमारे को सुविधा थी कि आपका मकान बन रहा है, आपके बेटे की शादी हो रही है, तो 25% पैसा आपका खुद का आप ले सकते हैं, और वो पैसा हमने लिया। और जो छोटा कर्मचारी, पुलिस वाला हो या शिक्षक हो, जिसने 2 लाख 4 लाख ले लिए, अब सरकार कहती है पैसा वापिस जमा कराओ, तो हमारे पास पैसा नहीं है। वो हमारा पैसा था, और हम हमारे बहुत सारे साथी कोर्ट में गए और
कोर्ट में गए तो स्टे मिला, और मैं चाहता हूं कि वो कर्मचारियों ने भी जो पैसा उठाया 25% उन पे लागू किया जाना चाहिए, हर हालत में लागू किया चाहिए। हमारा पैसा था, हमने वापस। दूसरी बात, मंत्री महोदय, मैं वर्तमान समय में जो कांग्रेस का मैं दूसरा कार्यकाल देख रहा हूं, 4 साल बीत चुके हैं। आज हर आईपीएस आईएएस जब ट्रांसफर होता है तो उसकी पत्नी आईपीएस होती है, आईएएस होता है, उनको पास की डिस्ट्रिक्ट दी जाती है। में जो बाहर का गंगानगर का शिक्षक आज बांसवाड़ा में नौकरी कर रहा है, मेरी बहन बेटी नौकरी करते हैं। 14 साल राम जी को वनवास मिला था, पर उनको 19 साल हो गए। और झारखंड में मेरा जो शिक्षक भाई बहन बैठा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। सब ग्रेड का आईएएस से लगा के सेकंड ग्रेड टीचर का, हर कर्मचारी का हर साल ट्रांसफर होता है। ये थर्ड ग्रेड, ये टीएसपी में फंसा हुआ इंसान क्यों बुला दिया जाता है? अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम आने वाले समय में इस चीज के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे, और हमें संघर्ष करना पड़ता है। हम संघर्ष का रास्ता भी नहीं देंगे, क्योंकि मंत्री महोदय, मेरी बहन बेटियां जब वो कुशलगढ़ में आप पधारते हैं, उदयपुर भी पधारते हैं, गोविंदा में जाते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ। और वहां की बहन बेटी जब एक दिन की छुट्टी होती है राखी की, वो अपने भाई की राखी बांधने गंगानगर नहीं जा पाती, हनुमानगढ़ नहीं जा पाती, क्योंकि उसको आने जाने में 3 दिन लगते हैं। जब उसकी कलाई भाई की सुनी रहती है तो वो रोती है, आंसू बहाती है, और हमने आंखों से देखा है। तो मेरा निवेदन है, एक गहलोत साहब तक हमारा मैसेज पहुंचाइए कि कम से कम शिक्षकों की स्थानांतरण नीति बना दी जाए, तो उसको मालूम रहे उसका ट्रांसफर कब होगा। ये इतिहास याद करेगा, टीचर याद करेगा, जब तक वो टीचर रहेगा उसके बहन बेटी याद करेगी कि उनको किसी राजनेताओं के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्यों मुझे याद है कि जब शिक्षक सम्मेलन हुआ, जब डोटासरा जी अध्यक्ष शिक्षा मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि शिक्षकों के ट्रांसफर में कुछ होता है क्या, तो एक बार में शिक्षक नहीं बोला, दूसरी बार में बोला हाँ पैसा लिया जाता है। तो वो चीज अशोक गहलोत जी नहीं भूले, और हम इन चीज को दूर करना चाहते हैं। मंत्री महोदय, मैं इनकी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ, और आप मुझे जो बोलने का जज्बा मिला वो आपकी भाषा सुन के मिला। आप हर चीज के लिए बोलते हैं और युवाओं के आइकॉन हैं। अगर हम इस मंच के माध्यम से बोलने में चूक कर जाएंगे तो शायद लगता है कि हमारा भूमि सम्मेलन सफल नहीं होगा। ये जो शिक्षक यहाँ बैठा है, ये दूर दूर से बहुत आशाओं के साथ गंगानगर से, बांसवाड़ा से, हनुमानगढ़ से आया है। उन्हें विश्वास था, उनको लगा कि चांदना साहब पधार रहे हैं तो हमारी बात को अशोक गहलोत तक जरूर पहुंचाएंगे। ये इसी आशा के साथ मैं 2 बिंदु में आपका समय नहीं लूंगा, और उसके साथ में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो बजट घोषणा हुई, बजट घोषणा में बच्चों के लिए कहा गया कि यूनिफॉर्म दी जाएगी, दूध दिया जाएगा, और यूनिफॉर्म सिलाने के सिर्फ 200 रुपए पर ड्रेस, जो दुनिया में कहीं नहीं सीखी। कोई ऐसा दर्जी पैदा नहीं हुआ जो 200 रुपए में एक यूनिफॉर्म सिला के दे दे। हम चाहते हैं कि बच्चों के जो गार्जियन है, अभिभावक है, उनको ड्रेस को, आज आधा सत्र बीत चुका है, उनका पूरा पैसा सिलाई का देके अभिभावक को पैसा उनके खाते में डाले, और वो ड्रेस जो यूनिफॉर्म वो लेके स्कूल में पहन के जाए तो बहुत खुशी होगी। साथ में हमारा दूध, जो दूध पाउडर है 2 महीने हो गए, सिर्फ उसकी घोषणा नहीं हुई, इसके कारण वो दूध जो स्कूल में पड़ा है उसकी हमें रखवाली करनी पड़ी। अब इस अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि गेम्स में आपने जो नवाचार किया, जो पहले लगभग 37 गेम होते थे बालकों के लिए, आपने लगभग 57 गेम कर। आज जो ग्रामीण इलाके में जो गेम खेले जाते थे, आत्मरक्षा के जो बहुत सारे प्रयोग हुए, उसमें रस्साकसी का खेल जो गांव में हर आदमी खेल सकता है, बालक खेल सकता है, वो खेल रहा है। मंत्री महोदय, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम सही बातों के लिए शिक्षक धन्यवाद देता है कि आप हमारी जो युवा, जो ग्रामीण इलाके में बालक रहता है, उनके लिए खेल जगत के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए। पर मैं 2 निवेदन करना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो SCFI है स्कूल शिक्षा की, उसमें 2 इकाइयां बन गई भारत सरकार की, और उसके अंदर पिछले 4 साल से नेशनल के गेम नहीं हुए। जो बालक ग्रामीण इलाके में खेलता है, राष्ट्रीय स्तर पर सेलेक्ट होता है, वो चाहता है कि राजस्थान का मैं प्रतिनिधित्व करूं और नेशनल में खेलूं, पर पिछले 4 साल से टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं। बच्चों में बहुत बड़ी वेदना है, तो हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में इसका समाधान किया जाएगा। और लास्ट मेरा निवेदन है कि
जो मिडिल स्कूल है 120 बालकों पे एक पीटीआई है, तो खेलों का विकास कैसे होगा? तो हम चाहते हैं बहुत सारे बेरोजगार जो फिजिकल किए हुए हैं उनको कम से कम हर एक मिडिल स्कूल में आने वाले समय में एक पीटीआई की व्यवस्था की जाए, तो खेलों को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में आपको लोग इतिहास के रूप में याद करेंगे। मंत्री महोदय, मैंने वही बातें कही है जो मेरा शिक्षक भाई बहन चाहता है। रचने वाले ऐसी युवा शक्ति और जिनका नाम ही अशोक है, तो वो बूंदी नहीं बल्कि हमारे हाड़ोती, हमारे राजस्थान के सम्राट, जिनको मैं इन शब्दों के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, माननीय श्रीमान अशोक जी चांदना साहब, खेल व युवा मामले मंत्री स्वतंत्र प्रभार को अपने उद्बोधन के लिए इस मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय अशोक जी चांदना साहब। शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में सम्मानित प्रमुख साहब, सम्मानित प्रेमी साहब, डीओ साहब, सम्मानित मंचासीन सभी अतिथिगण और राजस्थान के कोने कोने से हमारे समाज को दशा और दिशा दिखाने वाले हमारे शिक्षकगण, सबसे पहले तो बूंदी का एक आम नागरिक होने के नाते राजस्थान के कोने कोने से आए सभी शिक्षकों का, मैं बूंदी का नागरिक होने के नाते आपका सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने ये छोटी काशी, अब आपका 2 दिन का ये अधिवेशन है, तो साथ साथ में आप बूंदी भी घूमे। मैं ये तय कह सकता हूं कि राजस्थान के चंद जो सबसे खूबसूरत जिले उनमें से बूंदी आपको मिलेगी और मुझे विश्वास है कि हमारे जिले के जो शिक्षक हैं वो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रही। साथियों, प्रमुख साहब ने भी बताया और इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है कि देश और समाज को सही दिशा अगर कोई दे सकता है इस दुनिया में तो समाज के शिक्षक ही दे सकता है। मेरे जीवन में मुझे जिनसे शिक्षा मिली, चाहे वो स्कूल लेवल की हो, चाहे वो कॉलेज लेवल की हो, मैं समझता हूं कि मेरे माता पिता के बाद में अगर मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगा तो उन गुरुओं को दूंगा जिनके हाथों के नीचे से हम निकलते निकलते पिटे भी सही और बड़े भी सही, सीखे भी सही। तो मैं समझता हूं कि माता पिता के बाद में एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा रोल कोई होता है तो शिक्षक का होता है और बच्चों का अटैचमेंट होता है। हमें आज भी याद है बच्चों का अपने शिक्षकों से एक दिल से अटैचमेंट होता है। शिक्षकों के घर में कोई समस्या आ जाए, कोई बात हो जाए, किसी का ट्रांसफर हो जाए, मैंने कई बच्चों को सड़क के ऊपर आंदोलन करते हुए देखा है, स्कूल को ताला लगाते हुए देखा है। इतना अटैचमेंट बच्चों को शिक्षकों से होता है। तो निश्चित रूप से आपका एक समाज को बनाने में जो योगदान है उस योगदान को कोई भी नकार नहीं सकता। और तभी मार साहब और डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तो क्या है कि दुख के में कोई गोली दे देते हैं तो तुरंत आराम मिल जाता है। जीवन की शिक्षा तो मार साहब देते हैं। भारतीय समाज के अंदर सबसे सम्मानित अगर पद कोई माना गया है तो अपने गुरु का माना गया। अभी मन से दोनों तरह की बातें हुई, लेकिन मुझे आज भी याद है 2018 में जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो राजस्थान के तकरीबन हर शिक्षक संघ हमसे मिला और उन्होंने ये आग्रह किया आप अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दीजिए, आपकी सरकार को कोई आने से नहीं रोक सकता। तब इसकी दशा दिशा हमें मालूम नहीं थी और ये समस्या केवल राजस्थान की नहीं पूरे देश के कर्मचारियों और अधिकारियों की है। और मुझे गर्व होता है इस बात को लेकर कि हम उस कैबिनेट के मंत्री हैं जिस कैबिनेट के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने का हौसला दिखाया। देश में 32 प्रदेश हैं, लेकिन एक प्रदेश
जिसने अधिकारियों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया, तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। और अब तो और प्रदेशों के ऊपर भी दबाव आने लग गया है, देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी दबाव आने लग गया है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू की जाए, वरना आने वाले समय में परिस्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। हालांकि मार साहब शेर सिंह जी ने भी अभी कुछ समस्याएं गिनाई, सुनने से तो सारी बहुत वाजिब समस्याएं लगी, लेकिन घर में अतिथि बुला के मुझे थोड़ा धमका दिया कि 5-5 साल का गेम खेल जाएंगे आपके साथ। उससे मैं थोड़ा सा घबरा गया। समस्या तो होनी चाहिए, रखनी चाहिए, लेकिन रखने का एक तरीका होता है। अपने घर में अतिथि आता है, उसको कभी धमकाया नहीं, ये हमें आपके कार्यक्रम में आया, मुझे बुलाया गया। लड़ाई तो सड़क पे लड़ी जाती है, हम भी राजनीति में विरोध कर करके आगे बढ़े। मुझे तो लगता है मार साहब को कोई चुनाव लड़ लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है वो, टीचर तो हैं ही बहुत अच्छे, लेकिन मुझे लगता है कोई दिन ये चुनाव भी लड़ेंगे, अच्छी स्पीच देते, क्योंकि मैं समझता हूं कि नेताओं को 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बोलना वो चाहिए जो सब सुनना चाहते हैं, वो इन्होंने कर दिया, और करना वो चाहिए जो होना चाहिए। बोलो वो जो सुनना चाहता, करो वो जो होना चाहिए। काम वो करना चाहिए जो वाकई में होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किए हैं। वाकई में बहुत सारे हमारे 3rd ग्रेड के शिक्षक हैं जो परेशान हैं, और उनके दुख को देख के हम भी परेशान हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी शिक्षक हैं, उनके परिवार हमारे को प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर अगर हम उनकी मदद नहीं कर पाए तो क्या फायदा। मेरी बुआ का बेटा भी 3rd ग्रेड पीटीआई, वो चित्तौड़ में है, तो मेरी बुआ जी शादी में मिल गई, बोला बेटा तुम मंत्री बने, खाई को मंत्री बने। वो मैं और अर्जुन बचपन से साथ में खेलते खेलते 2-3 साल के थे, ऐसे बड़े हुए, पर मैं 4 साल में उसका ट्रांसफर नहीं करा पाया। तो वो मेरी बुआ को देखते ही मैं गायब हो जाता हूं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि उनको तो लगता है कि मंत्री है, कुछ भी कर सकता है। वो मुझे बोलते बेटा खाई को मंत्री बने होते, एक मास्टर को ट्रांसफर न हो रही दोस्तों। अब मैं क्या जवाब, मैं जवाब ये देता हूं, देखो कानून सबके लिए बराबर है। आज मंत्री का भाई है, पर मैं अभी तक ट्रांसफर करा के नहीं ला पाया। अर्जुन उसका नाम है, और चित्तौड़ जिले मार साहब जानो जरूर, ठीक है। लेकिन निश्चित रूप से हमारी हर कैबिनेट में ये चर्चा होती है, हर कैबिनेट मीटिंग में ये चर्चा होती है कि 3rd ग्रेड शिक्षकों का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कम से कम भरोसे तो मत रखो, अगर नीति आ रही है तो जल्दी लागू करो, ट्रांसफर करना है तो जल्दी ट्रांसफर करो, और नहीं करना है तो ना दे दो। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी हर कैबिनेट में चर्चा होती है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, मैं शिक्षा मंत्री तो नहीं, मैं तो मेरे जो विभाग हैं उनका जिम्मेदार व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि डोटासरा जी जैसे और बीडी कल्ला जी जैसे बहुत ही ठंडे पेटे के समझदार लोग हमारे समय में शिक्षा मंत्री बने। और मुझे पेचीदगी तो ध्यान नहीं है, हम तो शेर सिंह जी की तरह ही जाके बैठ जाते हैं सीधा ही। हमारे को तो क्या है कि जिस विभाग का मैं मंत्री नहीं हूं, तो मुझे उसकी बारीकियां तो पता नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? यदि कोई तकलीफ नहीं होगी तो हम भी ऐसे ही जाके सीधा पहाड़ में सिर मार देते हैं कि कुछ भी हो आप तो फैसला करो, या तो नीति लागू कर दो या तो ट्रांसफर कर दो, नहीं तो ना दे दो। कम से कम भरोसे तो नहीं रहे, फिर अपना अपना रास्ता देखे, कोई व्यवस्था देखे और अपनी अपनी तकलीफों के अनुसार वो अपना काम करे। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कैबिनेट के हर मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस पीड़ा का पता भी है और दर्द भी है।
और इसका समाधान इस प्रकार से निकालना चाहते हैं ताकि कोई विवाद भी नहीं हो, किसी का शोषण भी नहीं हो और किसी के साथ गलत बात भी नहीं हो, न्याय हो तो सबके साथ। ऐसा बहुत बड़ी संख्या है। ऑनलाइन आवेदन मांगे तो 90,000 से ऊपर आवेदन आ गए। तो ऐसी समस्या में कई बार फंस जाते हैं कि न्यायिक व्यवस्था बिठाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श हो जाता है। और आप लोग तो खुद एक जिला चलाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, आप जिला चलाते हैं, आप जिले में एक जिले में परिस्थितियां देखते हैं, कई ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होंगे, वो एक ब्लॉक की एजुकेशन की परिस्थिति आप लोग देखते होंगे। तो आप तो केवल एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाते भी अपने काम को आकलन कर दो कि कितने विवाद होते हैं, कितनी बात होती है, बिना बात के कितने लोग नाराज होते हैं। और जिसका काम कर दिया उसका 10 काम के बाद एक नहीं करो तो वो कैसे नाराज होकर भागता है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग उन सब परिस्थितियों से नहीं गुजरते होंगे जिनसे एक नेता आपको कह के जा रहा हूं, आगे उसको कैसे लेना आपकी मर्जी है। आपका तो खुद का डायरेक्ट मेंटर है, गुरु आप तो गुरुओं के गुरु। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था जिसके अंदर भाई को भाई से लड़ाने का वातावरण बने, क्या ऐसी व्यवस्था देश को कहीं भी विकास पथ पर अग्रसर कर सकती है? क्या दो धर्म के लोगों में खाई बांट कर किसी भी प्रकार से जिस परिवार में दो भाई लड़े, क्या वो परिवार कभी आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। साथ में मिलो, बैठो, किसी से गलती भी हो गई, किसी ने पाप भी कर दिया उसको सजा दो, किसी ने गलती कर दी उसको माफ करो और आगे बढ़ो। जिसने पाप किया उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने अपराध किया उसको पूर्ण सजा मिलनी चाहिए, और किसी से गलती हो गई तो उसको माफ करने का बड़ा दिल हमको रखना चाहिए। जब हम ऐसी व्यवस्था हमारे बाप दादाओं ने जो हमारे को दी है, उस व्यवस्था के ऊपर वापस आएंगे। पुराने गांव बसे, आज आप सब किसी न किसी छोटे या बड़े गांव से आते हैं, उस गांव में सभी जाति सभी धर्म के लोग कैसे 1000 साल से जी रहे हैं। अगर इतना जहर था, इतनी नफरत थी, एक दूसरे से इतनी आपत्ति थी, तो 1000 साल पहले क्यों नहीं लड़ गए सारे? आज जरूरत क्या पड़ी? फिर तो 1000 साल में सबको कट के मर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आम व्यक्ति की ये सोच होती है कि मैं 2 वक्त की रोटी कमाऊं, मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं, मैं समाज में नाम और इज्जत कमाऊं, मैं अपने गांव के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करके जाऊं। ये इच्छा कोई भी व्यक्ति, उसके दिमाग में यही होती है, और इसी से देश आगे बढ़ सकता है। अगर इस खबर आती है वहां पर साहब कम्युनल राइट्स हो गए, तो हमारे को डर लगता है कि कोई हादसा नहीं हो जाए। जिस दिन हादसा होता है, जिस दिन दंगा होता है, तो गरीब आदमी का घर जलता है, जिसकी कोई सुनने नहीं वाला है उसकी दुकानें लूटती है, बड़े लोगों के घर में घुसने किसी की हिम्मत नहीं होती। जहां पुलिस लगी हुई है, जहां सुरक्षा है, उस घर में कोई नहीं घुसता। आज आपके हमारे माता पिता भी कहीं गांव में बैठे होते हैं। आप समझिए, अगर वही दंगा, अगर कोई बात हमारे गांव में हो जाए, जहां हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार कोई अकेले बैठे, तो हमारे को कैसा महसूस होगा? तुरंत फोन करते रहे, क्या हो गया तुम्हारे भिलवाड़ा में, ये हो रहा है, क्या चल रहा है, तुम तो ठीक हो? डर लगता है कि नहीं लगता है? क्या जरूरत है लोकतंत्र की व्यवस्था की? अगर लड़ना ही है, एक दूसरे के ऊपर विजयी पानी है, अगर हम सब मिलकर एक साथ नहीं रह सकते, तो लोकतंत्र की जरूरत क्या है? लोकतंत्र ने तो सबको बराबर जीना सिखाया, सबको बराबर अधिकार दिया है, सबकी सीमाएं हैं, सबके अधिकार हैं, सबको बराबर अधिकार। तो मैं आप सब लोगों से, बातें बहुत हैं, आपको इसलिए कहने का मन कर गया क्योंकि मुझे पता है कि आने वाली पीढ़ी को, जब एक छोटा पौधा होता है, मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि ये छोटा पौधा है, इस पर कई प्रकार की डालियां आएंगी, बेकार की डाली को आपको काटना पड़ेगा, तब यह पौधा मजबूत बनेगा। जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के बालक होते हैं, बेटे हो चाहे बेटी हो, उनको हर प्रकार के विचार आएंगे, हर प्रकार की बातों से वो प्रभावित होंगे, लेकिन जो उनका भविष्य का नाश कर सकती है, उनके जीवन का नाश कर सकती है, उन डालियों को हमको काटना पड़ेगा, उनको एक मजबूत तना देना पड़ेगा, एक मजबूत चरित्र देना पड़ेगा। जब मजबूत चरित्रवान बच्चे हमारे समाज में आगे बढ़ेंगे, तभी ये समाज हमारा
हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, आपस में तो लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। कैसे बन जाएंगे विश्व गुरु? जब बनेंगे जब हम एकता की बात करेंगे, जब हम एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की बात करेंगे, तभी विश्व गुरु बन सकते हैं। वरना कोई ताकत, जिस घर में लड़ाई चल रही हो, जिस घर में दो बेटे लड़ रहे हो, वो घर कभी भी गांव का सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकता। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इस समाज में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आशा करूंगा कि इतना बड़ा हम लोगों ने ये सम्मेलन किया है, हमको आपने इतना मान सम्मान और प्यार दिया है, तो हमें कम से कम इतना तो यहां से शपथ लेकर जाएं कि आने वाले समय में देखो, पार्टी कोई भी चुनाव लड़े, कैंडिडेट कोई भी चुनाव लड़े, जिसका दिल आए जिसका वोट देना, जिसका दिल नहीं आए उसका मत देना। ये लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है। लेकिन कम से कम हम एक कसम तो खा सकते हैं कि हम हर दिन समाज को जोड़ने का काम करेंगे, हर दिन भाईचारे को बढ़ावा देने का काम करेंगे, नफरत को मिटाने का काम करेंगे, जो बातें विवाद करती हैं उन बातों को खत्म करने की कम से कम अपने गांव को अपनी शिक्षा इतनी देंगे कि ये चीजें गलत है, आपके गांव को किस मोड़ पर लेकर जाएगी ये देख लें। छोटी 100 रुपए का झगड़ा हो जाता है, लोग मर्डर कर देते हैं आपस में। मेयर का झगड़ा हो जाता है, उस मेयर पे घास ही उगनी है, मेयर पे कभी गेहूं उगते देखे क्या किसी ने? मेयर के झगड़े पे लोग मार देते हैं दूसरे, क्योंकि उनको कोई समझदार व्यक्ति समझाता नहीं है। झगड़ा विवाद होता है, उनको बढ़ावा देता है, अरे यार दाबाई थार तैयार कर, ओहो बहुत गलत होगी दाबाई थार साथ। ऐसे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बिठाकर समझाकर बुझाकर के यार एक फुट में कशो तू करोड़ा को दान पैदा कर लो यार, काई भाई सबाई लड़ रहे हो तो तारी शर्म आनी चाहिए। ते एक माँ का जाया दो बेटा जाओ, तो बचपन से साथ खेलिया जाओ, तांगा पूरी मेर में एक बोरी गेहूं से ज्यादा ना हो, 1000 रुपया साटा तो कहीं साल भर में तांगा 1000 रुपया की पैदावार ज्यादा हो जाओगे, इस साटा तो कहीं तांगा भाई को भाई हम लड़ो जाओ। या खेपवाड़ा गाँव में 10 मनक न मिले, अगर 10 मनक मिल जाओ तो विवाद ही खत्म हो जाओगा। तुम्हारो आप लोगों से यही आग्रह है कि आप सब लोगों ने इतना प्यार सम्मान दियो, और जो भी आपका आज शिक्षक गुरुआना जो बाकी बच्चा जो आपका इश्यूज है, वो इश्यू निश्चित रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। और मुख्यमंत्री जी तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो मांगने में कभी शर्म नहीं करना। तो मैं भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मांगने में कोई शर्म नहीं करता। मेरे विधानसभा में एक सरकारी कॉलेज नहीं था, 6 ले लिए, 600 करोड़ की सड़कें ले ली, 1000 करोड़ का पानी का नल का कनेक्शन ले लिया, क्योंकि लोग मांगने में शर्मा जाते हैं। हम हर बार मांगते हुए यही कहते हैं साहब मांगते हुए शर्म तो आ रही है, पर क्या करें, दे दो, ये भी दे दो, हमारे क्षेत्र के लोगों के काम आए। तो मैं आप सब लोग एक बार पुनः मैं आपका बूंदी की इस छोटी काशी में आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान, और कोशिश करेंगे हम सब, हमारे शिक्षकों की तरफ से भी यदि कोई बात मेरे लायक आएगी तो मैं उनका साथ दूंगा, ताकि आए हुए मेहमानों को किसी प्रकार महोदय और हमारे सम्मानित मंच के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। रामचरितमानस के मुख्य मूल्यों का अध्ययन, रामचरितमानस में निहित मूल्यों का अध्ययन डॉक्टर रंजीत कुमार खिची, जो कि हिंडोली बूंदी के रहने वाले, जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के जिले से। इन्होंने राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रामचरितमानस में PhD करी है। देखिए, इतना शानदार सम्मेलन राजस्थान के जो राजस्थान शिक्षक पंचायती राज कर्मचारी संघ है, इन्होंने इतना शानदार 2 दिन का अधिवेशन रखा है। मैं आया, बड़ा अच्छा लगा, और बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चर्चा हुई। हमारे को भी कई बातें बताई गई, वो निश्चित रूप से हम सरकार तक पहुंचाएंगे, और ताकि एक शिक्षक ही समाज को दिशा दिखा सकता है, समाज की आने वाली पीढ़ी को तैयार करता है। मैं समझता हूँ उनका रोल बहुत बड़ा है, और उस बड़े रोल के लिए उनको भी कई सुविधाएं और काफ़ी मदद होनी चाहिए, और हम उनकी बात को सरकार। भाई साहब, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। बिल्कुल प्रवेश कर रही है, पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, जनता दिल से राहुल गांधी जी को आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि इस मुद्दे से सब त्रस्त हैं।
समाज का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार का कम्युनल वायलेंस या किसी प्रकार का वाद विवाद झगड़ा हो। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद होनी चाहिए। भाई को भाई एक करने का नारा लगना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्यार और मान सम्मान की बातें होनी चाहिए। इसको लेकर देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, देश में महंगाई का मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर राहुल जी सड़क पर निकले और उन्हें अनंत समर्थन भाई साहब, एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी का और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी का विवाद फिर से सामने आ रहा है। देखिए, वीडियो आपने देख लिया है, अब आप उसको कुछ भी नाम दें। मैं तो अलग से कोई नाम दे नहीं सकता। जो आप नाम दें वो आप वैसा क्या माने, गुर्जर समाज नाराजगी जता रहा है। आप ये सवाल मुझसे जिससे आपको पूछना है उससे पूछें। आपकी क्या राय है? मैं इस मुद्दे के ऊपर कोई राय देना ही नहीं चाहता। आप कहते हैं जो बाउंसर बॉल होती है उसको डक करना चाहिए, अच्छा बैट्समैन वही करता है, सर, नहीं तो सिर भी फूट जाता है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा क्षेत्र में जो ड्रेस की बात है, दूध वितरण की बात है, लंबे समय, हाँ, बिल्कुल लंबे इम्पोर्टेंट समय से इशू ये है। इंतजार हो रहा है सर, अभी तक वितरण देखिए, नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट, बिल्कुल मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट इशू है। और मैं तो क्योंकि शिक्षा मंत्री नहीं हूँ तो मुझे बारीकियों का पता नहीं। मैं तो जिले का लोकल हूँ, इसलिए मुझे बुलाया गया। तो अब ये बातें मैं निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, आला अधिकारियों से भी चर्चा करूंगा और इन बातों से निजात मिले, ऐसी व्यवस्था के अंदर अपनी जो हमारा योगदान है वो हम दें। सर, विवाद नहीं हो, इसको लेकर क्या किया जाएगा? क्योंकि गौरव यात्रा, ये तो बहुत भारत बड़ी जोड़ो बातें यात्रा। हैं यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? इतने बड़े लोगों की बातें मेरे से पूछ रहे हो? मेरे से तो मेरे स्तर की बातें पूछो। सर, मंत्री पद है आपके पास, तो मंत्री है तो भगवान थोड़ी है मेरे भाई। इतने बड़े बड़े नेताओं के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो, 3 बार के सीएम के बारे में मेरे से पूछ रहे हो, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में मेरे से पूछ रहे हो, फैसला जो दिल्ली से होना है वो मेरे से पूछ रहे हो। मेरे से तो वो पूछिए जो, जहाँ तक कि मैं भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट, मैं सीख रहा हूँ। तो स्टूडेंट से कितना का आप दबाव डाल के पूछ सकते हो उतना पूछ। तो बुआ के बेटे का ट्रांसफर कब हो जाएगा? सीधा ही जो है, सुनो, वो नए उगे हुए पौधे पे हाथी का पैर पड़ जाएगा ना, इतना अंदर चला जाएगा वापस उग नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाथी से बच के बुआ रहना के बेटे चाहिए। का